हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल 5 लर्निंग। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, जिसमें कि हम वर्क और एनर्जी टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वर्क और काइनेटिक एनर्जी को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हमें एक एग्जाम्पल समझना होगा। लेट्स टेक ए रबर बैंड, जब आपने हेयर पे लगाती हो उसको हम बीच में से, वो ऐसे शेप का होता है, हम उसको बीच में से काट देते हैं। नाउ इट बिकम शेप ऑफ दिस। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर से आपका एक फ्रेंड पकड़ता है और यहाँ पर आप पकड़ते हो। फिर क्या करते हो, उस रबर बैंड को स्ट्रेच कर देती हो तो वो इतना लंबा हो जाता है। पहले उस रबर बैंड का लेंथ कितना था, इतना था, पर अब वो रबर बैंड लंबा होके इतना हो गया है। इफ़ नाउ, अगर आप उस रबर बैंड को छोड़ देते हो, आपका फ्रेंड पकड़े रहता है और आप इसको छोड़ देते हो, देन क्या होगा, फिर रिलीज़ करने के बाद फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। मतलब पहले इतना था, अब भी इतना ही हो जाएगा। ओके, सो ये जो रबर बैंड है, जब आप इसको स्ट्रेच करते हो, मतलब यहाँ से जब इतना लंबा करते हो, तो वाइल स्ट्रेचिंग, तो जब स्ट्रेच करते हो तो वो अपनी अंदर कुछ एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और फिर जब आप उसे रिलीज़ कर देते हो तो वो उस एनर्जी का यूज़ करके वॉक डाउन करता है और यहाँ से यहाँ चला आता है। ओके, तो इसी को हम अभी समझते हैं कि जो एनर्जी वो स्टोर करता है, उसी एनर्जी को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब उस रबर बैंड का मूवमेंट यहाँ से इतने दूर हुआ, तो ये जो दूर गया, तब उसने क्या किया, इस पोजीशन की वजह से उसने उसने अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर लिया। अब उस एनर्जी को यूज़ करके जब हम उसे रिलीज़ कर देते हैं, देन इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो वो उस एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करके ओरिजिनल शेप में आता है। तो जब वो यहाँ इस वाले पोजीशन पे होता है, देन इट स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड इट। तो इसी को हम अच्छे से समझते हैं। In the above situation, the energy gets stored due to the work done on the object. The energy transfer to an object is stored as potential energy. The energy transferred to an object is stored as potential energy if it is not used to cause a change in the velocity or speed of an object. तो इसमें बोला है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करते हैं, मतलब उसको खींच के यहाँ ले गए, हमने इस पर क्या किया, वॉक डन किया है। अब हमारे हाथ से जो एनर्जी है वो उस रबर बैंड पे ट्रांसफ़र हो गई है, जो कि हमने एनर्जी पढ़ते वक्त पढ़ा था कि हमारे हाथ से एनर्जी कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई, रबर बैंड पे। पर उसका ओरिजिनल शेप यहाँ तक था, हमने इसको खींच के कितना, इतना लंबा कर दिया है। मतलब हमने इस रबर बैंड पे वॉक डन किया है, तो हमारी जो एनर्जी है वो रबर बैंड पे ट्रांसफ़र हो गई और रबर बैंड में वॉक डन हुआ है। पर यहाँ पे इस वाले पोजिशन पे क्या हो रहा है, रबर बैंड के पास कोई भी एनर्जी का वर्क डन नहीं हो रहा है, मतलब एनर्जी यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है। और जब हम इसको रिलीज़ कर देते हैं, देन इट यूज़ दैट एनर्जी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। ओके, you transfer energy when you stretch a rubber band. The energy transferred to the band is potential energy. You do work while winding the key of a toy car. The energy transferred to the spring inside the store as potential energy, and the potential energy possessed by the object is energy present in it by virtue of its position and configuration. So what is potential energy? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो उस ऑब्जेक्ट के पास क्यों आता है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इस रबर के एग्जांपल को दोबारा देखें, तो ये यहाँ से इतना लंबा हो गया, तो ये जो रबर बैंड के पास अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की एनर्जी आई, वो कैसे आई, ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन की वजह से आई। तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इज़ द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। मतलब उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमें कैसे पता चलता है, उसके पोजीशन इन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसके पास जितना एनर्जी क्रिएट होता है, उससे हमें पता चलता है। ओके, सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया। हम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट। हम अभी इस केस में बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, जब एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे हो। ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड से हमने एक ऑब्जेक्ट को इस हाइट पे ऊंचा रखा है, मतलब अभी इस ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में कुछ डिस्टेंस है। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट एनर्जी व्हेन रेज थ्रू हाइट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट तक उठा के ले जाते हैं, रेज करते हैं, रेज अप फ्रॉम द ग्राउंड, देन इट स्टोर एनर्जी इनसाइड इट, उसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। दिस इज बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल इट्स बिगिन रेस। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम लैंड है, ये ज़मीन है, और यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर रखेंगे,
ऊपर उठा के लेके जाएंगे तब उसके पास एनर्जी स्टोर हो जाती है। और वो एनर्जी क्यों स्टोर होती है? बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, ग्रेविटी जो नीचे वाले डायरेक्शन में लगता है उसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बिकॉज दिस वर्क इज हैपनिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ये वर्क क्या हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट हमने जिसको ऊपर राइज किया है उसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो है जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई भी वर्क करें। देखिए अभी ये आपका लैंड है और ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, पर हमने ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन पे राइज किया है, जस्ट अबव, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तब जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो ग्रेविटी उस वर्क डन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो, जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटी इस डायरेक्शन पे लग रहा है और वर्क डन इस डायरेक्शन पे हो रहा है, देन वी से दैट द एनर्जी स्टोर इन द ऑब्जेक्ट is gravitational potential energy. So what is gravitational potential energy? When we do work against gravity, the energy stored inside the object is called gravitational potential energy. The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in it from the ground. The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to the point against gravity. So ये जो gravitational potential energy जो इस पे स्टोर हो रहा है, उस दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू, किसके साथ इक्वल होगा, हमने जितना वर्क डन किया है टू राइज दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब हम ग्राउंड से उसको ऊपर उठाने के लिए हमने जितना वर्क डन किया है उसके अंदर भी उतना ही एनर्जी स्टोर होगा। ओके, it is easy to arrive at a expression for the gravitational potential energy of an object at height. तो इसके हम एक्सप्रेशन निकालना बहुत ही ईजी है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ये वाला एक बॉक्स है, इसको क्या है, यहाँ तक उठा के लेके गए हैं। तो इसमें ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में लग रही है और हमने इस ऑब्जेक्ट को पुश किया है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो इस पे क्या लग रहा है, अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है और ये जो हाइट है ये बता रहा है कि हमने कितना अबव उसको राइज किया है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, लेट इट बी रेज्ड थ्रू ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। If force is required to do this, the minimum force required to raise the object is equal to weight of the object mg. The object gains energy equal to the work done on it. Let the work done on the object against gravity be w. Then that is work done w equal to फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और mgh। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को इस हाइट पे वो लेके जा रहे हैं तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इसकी मास मल्टीप्लाई बाय जी, क्योंकि एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लग रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए फोर्स इक्वल टू mg। तो इस ऑब्जेक्ट पे हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg फोर्स लगाना पड़ेगा। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब h। तो अगर हम एनर्जी को निकालने की कोशिश करें तो एनर्जी विल बी, हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे वर्क डन विल बी इक्वल टू एनर्जी। तो फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू जी, और इस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जितने हाइट तक हमने इसको उठाया है। तो यहाँ पे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा mgh। ओके, since work done on an object is equal to mgh, as energy equal to mgh unit is gained by the object, this is the potential energy EP of the object। हमें पता है कि वर्क डन जो है उसी के इक्वल टू उसका एनर्जी होगा। हमने क्या पढ़ा था, अगर हम ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट पे के एक हाइट पे लेके जाते हैं, देन द एनर्जी स्टोर इन द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू वर्क डन। हमने जितना वर्क डन किया है एनर्जी भी उसके पास उतना ही स्टोर होगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एनर्जी। वर्क डन हमने फाइंड किया तो हमें क्या मिला, mgh मिला, तो एनर्जी विल बी ऑल्सो इक्वल टू mgh। बट यहाँ पे कौन सी एनर्जी वर्क हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए EP इक्वल टू mgh। It is useful to note that the work done by gravity depends on difference in vertical heights of initial and final position of object and not the path along which the object is moved।
हमें एक बात नोट करने की ज़रूरत है कि ये जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब कि वो फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से रास्ते वो आया है। बस हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज इस इनिशियल पोजीशन एंड व्हाट इज इस फाइनल पोजीशन। मतलब ये ऑब्जेक्ट अभी इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग वाला पोजीशन क्या था, ए, और इस ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन क्या है, बी। वैसे ही इस ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन क्या है, ए, और इस ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन ये है, बी। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में गए हैं। ये स्ट्रेट पाथ में गया है और ये थोड़ा घूम के गया है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो घूम के गया है या सीधे गया है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है। तो इसीलिए दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब कौन से रास्ते वो वॉक हुआ है उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, show a case where block is raised from position A to B by taking two different paths. Let the height AB equal to h. Both the situation the work done on the object is mgs. दोनों ही सिचुएशन में वर्क डन कितना होगा, mgs होगा, क्योंकि हमें हाइट पता लगाना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट को पता लगाना है। यहाँ पे डिस्टेंस का कोई काम नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है, फाइंड द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg when it is at height of 6 meter above the ground given g equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मास दे दिया है 10 kg। इसमें बोला है क्वेश्चन में कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास 10 kg है और उसको ग्राउंड से 6 मीटर अबव हाइट पे उठाया गया है। यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे ग्राउंड है, ये था ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन। अब ये जो 10 kg मास वाला ऑब्जेक्ट है, इसको कितने हाइट पे, इसको 6 मीटर हाइट पे उठा दिया गया है। मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस इज 6 मीटर एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg। और यहाँ पे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें पता है हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, एनर्जी पॉसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी PE इक्वल टू mgh। यहाँ पे हमें m का वैल्यू गिवन है मास, g का वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड और हाइट गिवन है 6 मीटर। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट पोजिशन। ओके, सो यार इसने यहाँ पे फाइंड किया है पोटेंशियल एनर्जी, आंसर है 588 जूल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे और एक एग्जांपल है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो इस केस में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट से ये है ग्राउंड लेवल है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास 12 kg है, इसको ग्राउंड से उठाया गया है और अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी है 480 जूल। तो अभी हमें फाइंड करना है कि इसके और ग्राउंड के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब उसको कितने हाइट ऊपर उठाया गया है। तो इसमें भी सेम फार्मूला पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, मास गिवन है और हमें पूछा क्या है, हाइट पूछा है, और जी का वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो EP इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पुट कर देंगे, मास का और ग्रेविटी का वैल्यू पुट कर देंगे, देन यू विल गेट हाइट विल बी इक्वल टू 4 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट जो अभी हमारा टॉपिक है, आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटरकन्वर्टेबल, मतलब कि डिफरेंट जो एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं, हमने पढ़ा था बहुत सारे टाइप की एनर्जी होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, और भी बहुत सारे एनर्जी होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आर दिस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल, मतलब कि क्या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, we find in nature a number of instances of conversion of energy from one form to another। तो एनर्जी कन्वर्ट होती ही या नहीं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर में बल्ब होगा, वो बल्ब हमें क्या प्रोवाइड करता है, हीट एंड लाइट एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। उस बल्ब को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, बल्ब को एनर्जी आपके घर में जो इलेक्ट्रिक वायर होगा वो प्रोवाइड करता है। अब इलेक्ट्रिक वायर तो हीट और लाइट एनर्जी लेके नहीं आता अपने साथ, वो क्या लाता है, वो अपने साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके आता है। तो
वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके आता है वो बल्ब के पास, वो बल्ब क्या करता है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि बल्ब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। देन अनदर कॉन्सेप्ट इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Now we learn that the form of energy can be changed from one form to another. What happens to the total energy of the system during after the process? Whenever energy gets transformed, the total energy remains unchanged. This is the law of conservation of energy. तो देखिए, मैंने जो आपको अभी अभी एग्जांपल दिया उसमें मैंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो क्या हो रहा है, हीट प्लस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है बाय बॉल। तो अगर ये हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या जो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अमाउंट जितना था, हीट और लाइट एनर्जी का अमाउंट भी उतना ही है या चेंज हुआ है? तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस पे मिलेगा कि व्हेनेवर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज। मतलब कि जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है वन फॉर्म टू अनदर, द टोटल एनर्जी, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना है, बल्ब हीट और लाइट एनर्जी भी उतना ही प्रोवाइड करेगा। द टोटल एनर्जी रिमेन अनचेंज। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है, दैट एनर्जी जो टोटल एनर्जी होता है वो कंजर्व होके रहता है। मतलब जो टोटल एनर्जी है वो सेम ही रहेगा, बस वो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा। ओके, हम एनर्जी को बना नहीं सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ओनली वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब हम सिर्फ उसको बदल सकते हैं, हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में बस हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजिशन रिमेन द सेम। मतलब टोटल एनर्जी जो रहता है बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन से पहले और ट्रांजिशन के बाद में, दोनों सेम ही रहता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन और एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये हर सिचुएशन में और हर काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हर तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैलिड है। कंसिडर एन एग्जाम्पल, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम ए हाइट h at the start. The potential energy is mgh and kinetic energy is 0. Why is the kinetic energy 0? It is 0 because the velocity is 0. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बोला है कि लेट अस से एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ये एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m है और इसको हम क्या कर रहे हैं, मेड टू फॉल फ्रीली, इसको हम फ्री छोड़ दे रहे हैं। ये ग्राउंड है और इसको हम फ्री छोड़ दे रहे हैं, मतलब ये जो मास m है उसको फ्री छोड़ने के बाद वो क्या करेगा, ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगा, गिरेगा। द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। इस स्टेट पे जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, mgh है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अभी क्या है, 0 है। क्योंकि हम अभी इसकी इस पॉइंट पे बात करें, इस ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट पे बात करें, तो अभी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी उसकी 0 है। इट इज़ 0 बिकॉज इस वेलोसिटी इज 0। द टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज थस mgs। तो इसके पास इस पोजिशन पे अभी टोटल एनर्जी कितना है, mgh है। ओके, as the fall, its potential energy will change into kinetic energy. If v is the velocity of object at given instant, the kinetic energy would be half mv square. धीरे धीरे जैसे फॉल होता जाएगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये ग्राउंड है, और धीरे धीरे वो जैसे नीचे आता जाएगा तब क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कुछ होने लग जाएगी। पहले तो वेलोसिटी 0 थी बिकॉज द ऑब्जेक्ट वॉज स्टेशनरी, वो वहीं पे था। पर जैसे ही उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होना स्टार्ट होती है, देन इट इट विल एक्वायर सम वेलोसिटी। तो उसकी अभी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे 0 से क्या होने लग जाएगी, हाफ mv स्क्वायर होने लग जाएगी। एज द फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज, द पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज व्हाइल द काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। और जैसे ही ये फॉल कंटिन्यू रहेगा, मतलब वो धीरे धीरे ज़मीन पे आने लगेगी, तब क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी पहले था वो क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि वाइल ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ग्राउंड, जब वो धीरे धीरे
ग्राउंड की तरफ आने लग जाएगी, तो ये फ्री फॉल का सिचुएशन है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इट विल इंक्रीज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड। जब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड के जस्ट अबव होगी, अबाउट टू रीच द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के जस्ट अबव होगी, हाइट इज जीरो एंड वेलोसिटी विल बी द हाइएस्ट। हाइट यहाँ पे जीरो होगी और वेलोसिटी यहाँ पे हाइएस्ट होगी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाइएस्ट, दैट इज हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी, बिकॉज ये मूवमेंट के टाइम का एनर्जी है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता है। However, the sum of potential energy and kinetic energy of the object would be same at all points, that is the पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। पर ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके धीरे धीरे ग्राउंड को टच कर रहा है, इस टोटल सिचुएशन में क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को प्लस करें तो आंसर जितना आएगा, यहाँ पे भी हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को प्लस करें तो आंसर उतना ही आएगा। यहाँ पे भी हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को सम करें तो आंसर उतना ही आएगा। मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट फॉलिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम वही कांस्टेंट रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला। सो इसीलिए लिखा है mgh फॉर हाफ mv² इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फॉल of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in kinetic energy. Hence, the effect of air resistance on the motion of object has been ignored. There is thus a continued transformation of gravitational potential energy into kinetic energy. तो हमने ये जो फॉल देखा, मतलब ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे गिर रहा है, उस केस में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जितना जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता जा रहा है, उसी सेम अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब दोनों का रेट सेम है, जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, इसीलिए उन दोनों का सम भी कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एयर रेजिस्टेंस है उसको इग्नोर किया जा रहा है। थर्स द कॉन्टिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कंटिन्यू किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपका एनर्जी वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पावर। तो पावर को हम एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि यहाँ पे एक लड़का है जिसने कि 2-3 दिन से कुछ भी खाया नहीं है। इसके सर के ऊपर हमने एक 15 केजी का एक लोड रख दिया है, और दूसरा एक बच्चा है जो कि हट्टा कट्टा है और उसने अभी अभी भरपेट खाना खाया है, और इसके सर के ऊपर भी हमने एक 15 केजी का लोड रख दिया। अब हम दोनों को एक ही ट्रैक पे दौड़ने के लिए बोल रहे हैं और एक जगह पे पहुंचने के लिए बोल रहे हैं। तो मुझे बताइए कि कौन सा लड़का ए या लड़का बी, कौन सा लड़का ज़्यादा जल्दी इस टास्क को कंप्लीट कर पाएगा। ऑब्वियसली आपका आंसर होगा लड़का बी, क्योंकि अभी अभी उसने खाना खाया है, उसके पास बहुत एनर्जी है और वो अपने काम को जल्दी कर लेगा। सो व्हाट इज़ दिस कॉल्ड, दिस इज़ कॉल्ड एज पावर। पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब कोई किसी काम को कितना जल्दी कर सकता है, उसी को हम कंसिडर करते हैं पावर। ओके, A stronger person may do certain work in relatively less time. A more powerful vehicle would complete a journey in shorter time than a less powerful one. एक जो स्ट्रॉन्गर पर्सन है वो ज़्यादा जल्दी ज़्यादा जल्दी काम को फिनिश कर पाएगा देन ए वीकर पर्सन। वैसे ही जो मोस्ट पावरफुल व्हीकल है वो जल्दी एक काम जर्नी को कंप्लीट कर पाएगा देन ए लेस पावरफुल व्हीकल। We talk of the power of machines like motorbikes, motor cars. The speed with which these vehicles change the energy or do work is the basis of their classification. हम जब मोटर बाइक और मोटर कार की बात करते हैं तो ये व्हीकल किस स्पीड से अपना एनर्जी को चेंज करते हैं और एनर्जी को बढ़ाते हैं, इसी के बेसिस पे हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। पावर मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन, दैट इज़ हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज़ डन। मतलब कि पावर क्या होता है, पावर क्या करता है, पावर मेज़र करता है, नापता है कि हाउ फास्ट और स्लो वर्क किया जा रहा है,
कि कितनी जल्दी और कितनी स्लो काम को किया जा रहा है। सो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। सो पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब एक काम को हम कितनी जल्दी कंप्लीट कर पा रहे हैं, दैट इज़ पावर। If an agent does a work W in time t, then power is given by power equal to work done by time taken. Next, the unit of power is watt. Power का unit क्या है? Power का unit है watt. What is power? Power is defined as the rate of doing work. मतलब कौन से काम को कितनी जल्दी कर रहा है उसको हम पावर कहते हैं। पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम टेकन, और पावर का यूनिट क्या है? वाट, इन ऑनर ऑफ जेम्स वाट। पावर का यूनिट वाट क्यों रखा गया है? इन ऑनर ऑफ जेम्स वाट। जेम्स वाट के ऑनर पे ये नाम रखा गया है। हैविंग द सिंबल W, और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है W। सो 1 वाट इज द पावर ऑफ एन एजेंट which does work at the rate of 1 जूल पर सेकेंड। तो 1 वाट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वाट को हम डिफाइन करेंगे एक एजेंट की वर्क डन हम किस में नापते हैं? जूल में। सो इफ एन एजेंट इज डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड, देन वी से दैट पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 वाट। तो इसको हम समझते हैं। देखो, पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन। हमें पता है पावर को हम किस में नापते हैं? वाट में। वर्क को हम किस में नापते हैं? जूल में। और टाइम को हम किस में नापते हैं? सेकेंड में। तो 1 वाट इज द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हु डज वर्क ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड। ओके, we can also say the power is 1 watt when the rate of consumption of energy is 1 जूल पर सेकेंड। और हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 वाट हम तब बोलेंगे जब उसकी रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज 1 जूल पर सेकेंड। उसकी रेट ऑफ कंजप्शन कितनी हो? 1 जूल पर सेकेंड हो। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड और 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। वी एक्सप्रेस लार्जर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन किलोवाट। वाट से बड़ा यूनिट हम यूज़ करते हैं किलोवाट, जो कि हम लार्जर क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। सो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट और 1000 जूल पर सेकेंड। The power of an agent may vary with time. This means that the agent may be doing work at different rate at different intervals of time. Therefore, the concept of average power is useful. We obtain average power by dividing total energy consumed by total time taken. एक्चुअली होता ये है कि पावर जो है वो एक एजेंट का वेरी कर सकता है। वाई? क्योंकि हो सकता है अभी अभी वो जो काम है वो ज़्यादा तेज़ कर रहा है और धीरे धीरे उसकी एनर्जी ख़त्म होती जा रही हो, तो ही मे डू वर्क स्लोअर एज कम्पेयर टू नाउ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? पावर को एवरेज पावर की तौर से मापते हैं। मतलब पावर को हम कंसिडर करते हैं एवरेज पावर, और एवरेज पावर का फॉर्मूला आता है टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल जितना हमने वर्क किया है बाय टोटल टाइम, इससे हमें पता चल जाएगा व्हाट इज़ द एवरेज पावर। मतलब उसकी उस टोटल वर्क डन जितना भी उसने काम किया है ऑल थ्रू द वर्क, उसकी पावर कितनी थी, एवरेज पावर कितनी थी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट्स सॉल्व इट। 2 girls, each of weight 400 Newton, climb up a rope through a height of 8 meters. Now name one of the girl A and another girl B. The girl A takes 20 seconds while girl B takes 50 seconds to accomplish the task. What is the power expended by the each girl? ओके, तो यहाँ पे बोला है एक गर्ल है A और दूसरी गर्ल है B। दोनों का ही वेट कितना है? 400 न्यूटन। दोनों का ही ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप ए रोप। मतलब दोनों का ही वेट कितना है? 400 न्यूटन है, और दोनों ही क्या कर रहे हैं? एक रोप के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। ये है 2 रोप, ये है गर्ल ए, ये है गर्ल बी। दोनों का ही वेट है 400 न्यूटन और दोनों ही इस रोप को चढ़ रहे हैं। इन दोनों रोप को चढ़ रहे हैं जिसकी हाइट है 8 मीटर। अब ये जो गर्ल ए है, गर्ल ए को लगता है 20 सेकेंड और गर्ल बी को लग रहा है 50 सेकेंड। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। मतलब ये दोनों गर्ल का पावर कितना है। इसमें गिवन क्या क्या है? गिवन है गर्ल का वेट और हाइट
कि कितने हाइट तक दोनों ट्रैवल कर रही हैं, और दिया है कि वो कितने टाइम में टास्क कंप्लीट कर रही है। हमें पता है पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, और वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हमें पता है उन दोनों का फोर्स है 400 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट दोनों में हुआ है 8 मीटर का, तो देयर वर्क डन विल बी 400 इंटू 8 जूल। ओके, 400 इंटू 8 जूल, 3200 जूल। नाउ अभी हमें पता चल गया कि दोनों ने ही सेम वर्क डन किया है, दोनों का वर्क डन ही है 3200 जूल। नाउ अभी हमें पता क्या लगाना है कि पावर कितना है। पावर ऑफ गर्ल ए कितना होगा, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन हुआ है 3200 बाय टाइम लगा है उसको 20 सेकेंड, और वैसे ही पावर ऑफ बी हो जाएगा 3200 बाय 50 सेकेंड। तो अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे देन देखो MGH अप्लाई किया है एंड पावर विल बी 160 वाट एंड 160 वाट एंड 64 वाट। ओके, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, और इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बता दीजिए, और एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर मोर वीडियोस। थैंक यू।